दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। हम देखेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कर्नाटक युद्ध के बारे में देखा था और फ्रांसीसी का लास्ट हम फ्रांसीसी पे छोड़े थे, फ्रांसीसी को पढ़ रहे थे और उसमें थोड़ा सा कर्नाटक युद्ध के बारे में जिक्र हुआ था, लेकिन आपको समझ में नहीं होगा, बस ऐसे ही कर्नाटक युद्ध मैंने बताया था। लेकिन आज हम कर्नाटक युद्ध को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कितने कर्नाटक युद्ध हुए और कर्नाटक को कार्नेटिक वार क्यों कहते हैं, इसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसमें कारण क्या थे कर्नाटक युद्ध होने के, उसका भी रीज़न हम देखेंगे, उसका भी प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। फिर उसके बाद कर्नाटक युद्ध के जो प्रोज थे, उनको क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जो कर्नाटक युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध लगातार हुए। फिर उसके बाद हम कर्नाटक युद्ध के बारे में डुप्ले को देखेंगे और फिर उसके बाद नवाबों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद कर्नाटक युद्ध जो हुआ है किस संधि से समाप्त हुआ है उसको भी हम देखेंगे और ये एक्सला-सापेल की संधि के बारे में हम जिक्र करेंगे। और फिर उसके बाद हम अगले कर्नाटक युद्ध यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था, उसका कारण क्या था, इसको हम समझेंगे। तो हम इन सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से समझ लेंगे और उसके बाद हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कर्नाटक का क्षेत्र जो है कौन सा है। तो आज का कर्नाटक जो आपका देखेंगे, आपको कर्नाटक यहाँ देखने को मिलेगा। आज का कर्नाटक का जो राज्य है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लाई करता है। उस समय मतलब उस समय कर्नाटक जो था यहाँ पे ना होके यहाँ पे लाई करता था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे लाई करता था। ये कर्नाटिक रीजन था। अच्छा, इंग्लिश में हम इसको कर्नाटिक क्षेत्र बोलते थे, कर्नाटिक बोलते थे और धीरे धीरे ये हिंदी में कर्नाटक हो गया। तो कर्नाटक का जो क्षेत्र था दोस्तों वो कुछ यहाँ पे हुआ करता था। फिर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हुआ करता था, यहाँ पे हुआ करता था कर्नाटिक क्षेत्र। ठीक है, लेकिन वर्तमान का कर्नाटक जो है ये है। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए। क्षेत्र मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि आपके जहन में जो कहानी चले, जो सीक्वेंस चले, वो ये ध्यान रहे कि कर्नाटिक क्षेत्र यहाँ नहीं होके यहाँ हुआ करता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमने क्या कैसे हुआ, कैसी घटनाएं घटी कि कर्नाटक युद्ध इतने विस्तृत रूप में चला। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, कर्नाटक युद्ध 3 हुए हैं या कर्नाटिक वार 3 हुए हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन दिखे कर्नाटक या कर्नाटिक, अगर इंग्लिश में कर्नाटिक वार के बारे में लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि कर्नाटक ही कर्नाटिक बोला जाता है इंग्लिश में। तो देखिएगा, फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है 1746 से शुरू होकर 1748 तक चला है। ठीक है, सेकेंड कर्नाटक वार जो है 1749 से शुरू होकर 1754 तक चला है। थर्ड कर्नाटिक वार जो है 1756 से शुरू होकर 1763 तक चला है। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं दोस्तों और 3 कर्नाटक युद्ध जो है इस तरह से हुए हैं। आई थिंक आपको ये ध्यान कर लिए होंगे आपने कि ये 3 कर्नाटक युद्ध जो है किस तरह से हुआ है। तो सेकंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार और फर्स्ट कर्नाटिक वार 1746 से 48, 1749 से 1754 और थर्ड 1756 से 1763 तक हुआ है। आगे चलते हैं कि क्या ऐसी हो गई। तो आइए यहाँ इस स्लाइड पे बात करते हैं। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 में हुआ है और प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे। तो इसका कारण था, इस युद्ध के कारण कोई भी भारत में उत्पन्न नहीं था। देखिए, इस युद्ध का जो कारण था, रीज़न जो था, मतलब इसका होने का वो था, वो भारत में नहीं था, भारत से स्थित नहीं था, बल्कि भारत से दूर यानी यूरोप में ये सब मामला शुरू हुआ था। यूरोप में ये मामला शुरू हुआ था और यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में एक जगह था ऑस्ट्रिया, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। फ्रांसीसी चाहते थे कि ऑस्ट्रिया पे अधिकार हमारा हो जाए, ऑस्ट्रिया पे अधिकार फ्रांसीसियों का हो जाए। अंग्रेज चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज चाह रहे थे कि अंग्रेजों का अधिकार ऑस्ट्रिया पे हो जाए। कुछ ये 2 टेंशन्स थे वहाँ पे और इसी वजह से ये युद्ध वहाँ शुरू हुआ। और जब वहाँ शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में ये दोनों कंपनियाँ एक ही क्षेत्र में यानी कर्नाटक क्षेत्र में विद्यमान थी। यानी यहाँ पे फ्रांसीसी भी थे और यहाँ पे अंग्रेज भी थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। ठीक है, ये दोनों लोग यहाँ पे भी विद्यमान थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कहीं एक जगह टेंशन होगा किसी भी क्षेत्र को लेके तो दूसरे जगह भी टेंशन होगा। तो इसी क्रम में देखिएगा, इस युद्ध का कारण कोई भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी, बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में ही कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसका प्रभाव भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनी पर भी पड़ा। इन दोनों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, या नोट्स बना रहे हो तो उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा कि इसका कारण जो है भारत में विद्यमान नहीं है, इसका कारण यूरोप में विद्यमान है और वहाँ पे टेंशन्स बढ़ी ऑस्ट्रिया के लिए, तो वो टेंशन्स भारत में भी दिखी। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार का या फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण कुछ ऐसा रहा। अगला पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रिया जो यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत एक देश है जहाँ पर उत्तराधिकार बनने के लिए ब्रिटिश और फ्रांस के बीच संघर्ष चल रहा था और इसी संघर्ष में चलते भारत में भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। तो ये यहाँ पे रीज़न आपको मिल जाएगा कि युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि ये टेंशन्स वहाँ चल रहे थे और उसी की वजह से यहाँ भी टेंशन्स को देखने को मिला। ठीक है, आगे चलते हैं
अगली स्लाइड में बात करते हैं कर्नाटक युद्ध में क्या क्या हुआ। तो आइए देख लेते हैं। पहले तो देखिएगा 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि कर्नाटक के नाम से जानी जाती थी। ये आपको मैंने बताया है यहाँ पे आपको कि ये जो क्षेत्र था दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, सेम कलर का दिख रहा है। हाँ, ये जो कर्नाटक क्षेत्र था दोस्तों, ये कर्नाटक क्षेत्र जो था 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि कर्नाटक के नाम से जानी जाती थी। मतलब ये जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र के यहाँ इस वाले रीजन में ये पहले कोरोमंडल तट के नाम से जानते थे हम लोग इसको, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के नाम से जानते थे। और इसी का नाम बाद में कर्नाटक क्षेत्र पड़ गया, कर्नाटक रीजन पड़ गया। ठीक है, तो ये बात था यहाँ पे। आगे चलते हैं। यह हैदराबाद की निज़ाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। अच्छा, यहाँ का जो हेड था, इस क्षेत्र का जो हेड था उसे हम नवाब कहते थे, वो नवाब था। ठीक है, हम इसे नवाब कहते थे, नवाब हुआ करता था और नवाब ही हैदराबाद के अंतर्गत आता था और हैदराबाद का नवाब यहाँ पे रूल कर रहा था। तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें आगे देखिएगा, सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में वार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जल बेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हुआ था यहाँ पे एक व्यक्ति है वार्नेट कौन है? वार्नेट अंग्रेज है और इसी को हम तात्कालिक कारण भी बोल देते हैं। जैसे एक होता है ना कि मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण आप समझ गए, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। लेकिन तात्कालिक कारण अगर देखा जाए तो जैसे एक भट्टी जल रही है, आग में घी डालने वाली कहानी हो गई यहाँ पे। कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सर्वप्रथम 1746 में वार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। मतलब वार्नेट ने क्या किया कि वार्नेट जो अंग्रेज है उसने फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लिया और अपने कब्जे में ले लिया। फिर क्या था, फिर आग में घी डल गया। मतलब टेंशन तो पहले से थे, ऑस्ट्रिया से ही चल रहा था, यूरोप से ही टेंशन चल रहे थे और भारत में वार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लिया, टेंशंस और बढ़ गए। उसके बाद क्या, डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन कर्नाटक के नवाब ने इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। मतलब इसका शिकायत किसने किया? डुप्ले ने। डुप्ले कौन है? फ्रांसीसी गवर्नर है और इसने शिकायत वहाँ के नवाब से किया कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, अंग्रेजों ने हमारे जहाजी बेड़ों को पकड़ लिया है और कब्जे में ले लिया है, कृपया इसमें आप कुछ कीजिए। मतलब रिक्वेस्ट के भाव से उसने ऐसा बोला। लेकिन जो वहाँ का उस समय नवाब था उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, उसने इस बात को तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। तत्पश्चात डुप्ले को ये बात अच्छी नहीं लगी और डुप्ले ने नवाब के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि डुप्ले ने जब नवाब से शिकायत किया होगा तो नवाब ने जो है क्यों नहीं ध्यान दिया इस बात पे। तो नवाब ने इसलिए नहीं ध्यान दिया कि नवाब जो था कहीं ना कहीं अंदर से या कहीं ना कहीं उसके अंतर्मन से था कि वो किसी न किसी तरह से लिंक था अंग्रेजों से वो प्रभावित था। अंग्रेज उसे लालच दे रहे थे कि आप हमारे साथ जुड़ के काम कीजिए, हम आपको ऐसे ऐसे फ़ायदे पहुंचाएंगे। इसीलिए वो अंग्रेजों की तरफ झुका हुआ था थोड़ा सा, फ्रांसीसियों से उसका उतना ज़्यादा लगाव नहीं हो रहा था। और तब इसके बाद डुप्ले ने क्या कदम उठाया तो आगे देखते हैं। अतः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास पर घेरा डाला। वहाँ पे एक अंग्रेजी बस्ती हुआ करती थी मद्रास का क्षेत्र आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैप में देखिएगा, ये मद्रास का क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में अंग्रेज का बस्ती हुआ करता था। और इसने अंग्रेजों के बस्ती पर घेरा डाला क्योंकि उनका जहाज़ उसने लूटा था। तो अब डुप्ले की बारी थी, तो डुप्ले ने क्या किया, अंग्रेजी बस्ती मद्रास पर घेरा डाला और नवाब हस्तक्षेप कर रहा है। देखिए यहाँ पे नवाब के पास पहले डुप्ले गया बट नवाब ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। बट नवाब ने अब क्या कर रहा है, नवाब ने डुप्ले से मद्रास से हटने के लिए कहा। डुप्ले नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि जब वो गया था कि हमारा जहाजी बेड़ा अंग्रेजों ने लूट लिया है, तब नवाब ने कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अब जब अंग्रेजों की क्षेत्र में जब डुप्ले कार्रवाई कर रहा है तो नवाब बोल रहा है कि वहाँ से आप हट जाइए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तब डुप्ले इस बात को नहीं मानता है। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर एक सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। तो याद रखिएगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। सेंट थॉमे का युद्ध यहाँ नीचे वाले पॉइंट में देखिएगा। सेंट थॉमे का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ। तो सेंट थॉमे का युद्ध यहाँ पे हुआ फ्रांसीसियों और नवाब के बीच, यानी डुप्ले, फ्रांसीसी मतलब डुप्ले है यहाँ पे, नवाब यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। एक युद्ध का नाम था सेंट थॉमे का युद्ध। तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे बात को, कहानी पूरा समझ गए होंगे कैसे चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है चला तो जरूर, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, इसका कोई ठोस निकल के नहीं आया। बस सेंट थॉमे का युद्ध हुआ और यहाँ से मामला खींचता चला जा रहा था। तब देखिए, किसी भी लड़ाई का हार और जीत के अंजाम से फैसला नहीं होता है। तो लंबी लड़ाई जब चलती है तो उसमें संधि कर लिया जाता है। क्यों संधि कर लिया जाता है? क्योंकि
एक क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाता है। तब एक संधि हुई और वो संधि 1948 ईस्वी में हुई, एक्सला-सैपल। अब एक्सला-सैपल की संधि कहाँ हुई थी? एक्सला-सैपल एक जगह का नाम है जो कि यूरोप में है, और यूरोप में ये संधि हो रही है जो संघर्ष चल रहा था ऑस्ट्रिया, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, वहाँ पे एक संधि होती है एक्सला-सैपल की संधि, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ। इसी संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हो गया, और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का भी अंत हो गया, क्योंकि जब वहाँ संधि हो गई, वहाँ टेंशन खत्म हो गए, तो भारत में भी टेंशन खत्म हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पे था। इस संधि के शर्तों के तहत, इस संधि में शर्तें क्या रखी गई? इस संधि के शर्तों के तहत मद्रास को अपने अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, यानी मद्रास जो क्षेत्र पे डुप्ले ने अधिकार किया था, एक घेरा डाला था, उसको वापस कर दिया अंग्रेजों को। अच्छा, अंग्रेज जो फ्रांसीसी थे, मद्रास का जो क्षेत्र था अंग्रेजों का ही था पहले से, लेकिन डुप्ले ने उस पर अधिकार किया था, तब डुप्ले ने उसको, यानी फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को वापस कर दिया, और फिर उसके बाद फ्रांसीसियों ने अमेरिका के अपने क्षेत्र को प्राप्त किया। अच्छा, फ्रांसीसी के कुछ क्षेत्र अमेरिका में हुआ करते थे, और अंग्रेजों ने भी फ्रांसीसियों को अपना क्षेत्र वापस कर दिया, उसको वापस लौटा दिया। तो यहाँ से ये एक्सला-सैपल की संधि, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त होता है। मैच में आता है, मैचिंग द फॉलोइंग में आता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से खत्म हुआ, सेकंड कर्नाटक युद्ध किस संधि से खत्म हुआ, थर्ड कर्नाटक युद्ध किस संधि से खत्म हुआ। ये तीनों चीज़ें एकदम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, एक्सला-सैपल की संधि कब हुई है? 1948 में हुई है। इसी संधि के शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस दिया गया, और बदले में फ्रांसीसियों ने उत्तर अमेरिका में अपने क्षेत्र को प्राप्त कर लिया, यानी दोनों एक दूसरे को अपना क्षेत्र लौटा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ भी कुछ समझने वाली बात है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कहानी समाप्त हो गया। अब ये बात आता है कि ये कर्नाटक और हैदराबाद में था कौन? तो कर्नाटक के देखिए, कर्नाटक में अनवरुद्दीन था, और एक तरफ चंदा साहब थे, यानी चंदा साहब भी चाहते थे कि कर्नाटक में हम अधिकार कर ले, अनवरुद्दीन वहाँ का नवाब था। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हैदराबाद में क्या नवाब नासिर जंग था, और मुजफ्फर जंग चाहता था कि हम हैदराबाद का निज़ाम बन जाए। मतलब ये देखिए, ये दोनों इंटरेस्ट था, दोनों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो अनवरुद्दीन जो नासिर जंग से मिल गया, अनवरुद्दीन और नासिर जंग ब्रिटिश गवर्नर के क्लाइव के खेमे में थे। ये दो गुट जो था, 4 व्यक्ति मिल के 2 गुट बनाएंगे, और अनवरुद्दीन नासिर जंग से मिलकर ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव के सपोर्ट में था, और चंदा साहब मुजफ्फर जंग मिल के डुप्ले के क्षेत्र में थे, डुप्ले के खेमे में शामिल हो गए। यहीं से न्यू पड़ता है। अब वहाँ पे आप देखिएगा, तो वहाँ पे वहाँ पे कर्नाटक क्षेत्र में पहले टेंशन ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अब कर्नाटक में उत्तराधिकार का चलेगा मामला, कर्नाटक में उत्तराधिकार का मामला चलेगा, और इधर हैदराबाद में उत्तराधिकार का मामला चलेगा। मतलब इधर हैदराबाद में कौन गद्दी पर बैठेगा, इधर कर्नाटक में कौन गद्दी पर बैठेगा। और 4 भारतीय लोग जो हैं लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इसमें 2 कंपनियां पीछे से सपोर्ट कर रही हैं। अब ये मामला जब शुरू हुआ, तो इस मामले में 2 खेमे बन गए। अनवरुद्दीन नासिर जंग मिल के अंग्रेजों के खेमे में थे, चंदा साहब मुजफ्फर जंग मिल के फ्रांसीसी खेमे में थे। और जब ये ऐसा हो गया, तो अब ये सेकंड यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध का यहीं से स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, मतलब यहीं से न्यू पड़ गया है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ये चारों मिलके और साथ में 2 विदेशी कंपनियां मिलके युद्ध करेंगी, और फिर उसके बाद निर्णय होगा। तो सेकंड कर्नाटक युद्ध जो है, इसी तरह से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आगे हम बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इस पिक्चर को मैं उसमें भी ऐड कर दूंगा, इस पीपीटी को उसमें भी ऐड करूंगा, ताकि आपको पूरा बात समझ में आए। ठीक है ना, तो आगे देखिएगा। तो अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। और इस तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।